वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक आज का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। न्यूक्लियस जो है किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ मीन्स यहाँ पर ये है कि ये सेल की ग्रोथ, सेल के मेंटेनेंस, सेल का मेटाबॉलिज्म, वेरिएशंस, ये सारी एक्टिविटीज़ को जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो दैट आप न्यूक्लियस को कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है। देन आप जब भी न्यूक्लियस को यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्जर्व करेंगे तो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस जो है एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। बिकॉज न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, इसलिए आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियस को ऑब्जर्व जो है एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। और ये कहाँ पे किया था एक्चुअली में, फिश के आरबीसीज में, फिश के आरबीसीज में जो है इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस को डिस्क्राइब रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ऑर्किड सेल्स के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आप देखो यहाँ पे, द न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवनहॉक इन द आरबीसीज ऑफ द फिशेज एंड डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन द ऑर्किड सेल्स। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताया इसका। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बाद आते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल्स जो है ये वेरिएबल है। सेल टू सेल इनके नंबर्स जो है वेरिएबल है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पे न्यूक्लियस जो है मोर देन 2 मिलेंगे। ठीक है। ऐसे सेल्स को आप बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलेंगे। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ऐसे सेल्स को आप बोलेंगे बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलेंगे। ठीक है। देन आफ्टर आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो सेल्स हैं, मोस्टली जो सेल्स हैं वो सिंगल न्यूक्लियस वाले हैं। तो ऐसे सेल्स को आप क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बेसिस पे मैंने सेल को कैटेगराइज कर दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और यूनी न्यूक्लिएटेड में। ठीक है। देन अब आते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड पे। मल्टी न्यूक्लिएटेड में कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है स्ट्रेटेड मसल फाइबर। स्ट्रेटेड मसल फाइबर मीन्स स्केलेटन मसल फाइबर। देन आफ्टर सेकेंड एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट्स। थर्ड एग्जाम्पल है आपका राइजोपस। फोर्थ एग्जाम्पल है वाउचेरिया। ठीक है। राइजोपस जो है ये क्या है, फंगस है। वाउचेरिया क्या है, आपका एल्गी है। ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि राइजोपस क्या है। आप जब फंगस को स्टडी करेंगे तो वहाँ राइजोपस आपको मिलेगा। ठीक है। और वाउचेरिया क्या है, एक एल्गी है। जब आप एल्गी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वाउचेरिया भी मिलेगा। और जो आपका स्ट्रेटेड मसल फाइबर है ये आपको लोकोमोशन और मूवमेंट्स में डिटेल मिलने वाला है। और आप मसल टिश्यूज़ में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। देन आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये टॉपिक 2 जगह आता है। ये टॉपिक आपका सेल डिवीजन में भी आएगा 11th में, और 12th में आपका आएगा जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब आते हैं बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स के एग्जाम्पल में। इसमें एक फेमस एग्जाम्पल है, यही आपको ओनली लर्न करना है। वो क्या है, पैरामीशियम। ठीक है। पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे पहले आपको लर्न करना है। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बिलोंग किससे करता है, प्रोटिस्टा किंगडम से। पैरामीशियम बिलोंग फ्रॉम द प्रोटिस्टा किंगडम, ये लर्न करना है आपको। ठीक है। आपने क्लास 9th में किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे आर.एच. विटाकर के बारे में पढ़ा होगा। आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बताया कि इस टोटल जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसमें सेकेंड जो कैटेगरी है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है पैरामीशियम। ठीक है। तो ये पैरामीशियम आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं। देन आफ्टर आप आएंगे यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स में। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं। मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे, न्यूक्लियस के नंबर सिंगल होंगे। ठीक है।
अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स फॉर्म होते हैं उनका मेथड क्या है, हाउ टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके आंसर में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि दो मेथड हैं और उस मेथड को समझिए आप। फर्स्ट जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया बहुत सारे सेल्स लिया, ठीक है, और ये सेल्स के ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है सेल्स के, और ये सारे सेल्स क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूज़ करने के बाद एक कॉमन एनवायरनमेंट्स में आ जा रहे हैं, एक कॉमन एनवायरनमेंट्स में आ जा रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल सेल है बट इसमें न्यूक्लियस जो है बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, आपका एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन का जो मेथड है वो क्या है, फ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, सेल के एग्रीगेशन से, सेल के फ्यूजन से ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप का जो सेल होगा उसका एक सेपरेट नेम होगा, उसका नेम क्या होगा, सिंसिटम। इसको क्या बोलेंगे आप, सिंसिटम सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, सिंसिटम सेल्स। जब भी बहुत सारे सेल्स फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद उनका न्यूक्लियस जो है एक कॉमन एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो उस टाइप के मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को क्या बोलेंगे आप, सिंसिटम बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के फॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरा भी मेथड है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाने का। ठीक है, वो क्या है, कोई भी आपने सेल ले लिया, ठीक है, सेल लिया और सेल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस में बार बार आपने डिवीजन शो किया है, जैसे बार बार न्यूक्लियस जो है मेनी टाइम्स न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब कि कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये मेनी टाइम्स हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या दिखने वाला है, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये भी क्या होगा, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा। ये भी क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होगा। बट इस सेल को आप क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक सेल्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, कोइनोसिटिक सेल्स और सिंसिटम। ठीक है, मैंने पहले बताया सिंसिटम, देन बताया आपको कोइनोसिटिक, और ये दोनों क्या है, टाइप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्मेशन का डिफरेंस है, कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका डिफरेंस है। पहले वाले मैंने बताया कि वहाँ पे सेल्स का फ्यूजन हो रहा है एग्रीगेशन के बाद, और एक कॉमन एनवायरनमेंट्स में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जा रहे हैं। दूसरा जो मेथड है उसमें मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। देन आफ्टर आपको कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिलने वाला है, एक सेल के अंदर बहुत सारे आपको न्यूक्लियस मिलने वाले हैं, और ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को आप क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको लर्न करना है, सिंसिटम जो मैंने पहले बताया आपको, और ये आपका क्या है, कोइनोसिटिक सेल्स। ठीक है, बोथ आर द टाइप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। लाइक आप जब पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स पढ़ेंगे, आप जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, तो ये आपको एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस में आपको बता दूं कि पोजीशन भी क्या है, वेरिएबल है, सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, कुछ सेल्स हैं ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और वो फिक्स होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो वेरी करते हैं उनकी पोजीशंस। ठीक है, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो बॉटम में होता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसमें सबसे पहले आप देखिए ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स में आपको न्यूक्लियस हमेशा बेस में मिलेगा। आप एक किसी पर्टिकुलर ग्लैंड सेल्स का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ग्लैंड सेल्स में न्यूक्लियस की पोजीशन बेस साइड में है। ठीक है,
देन आफ्टर आपका एडिपोसाइट्स पे आते हैं। एडिपोसाइट्स में आपको पता होना चाहिए कि एडिपोसाइट्स में फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फैट के ग्लोब्यूल्स बना लो, आप ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आप साइड में क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो गया है, वो इसलिए क्योंकि फैट के ग्लोब्यूल्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहाँ पे मैंने बताया आपको, एडिपोसाइट्स में बताया, ठीक है। आप जब आएंगे मैच्योर प्लांट सेल्स में, तो मैच्योर प्लांट सेल्स में आपको मैं बताऊं कि वैक्यूल्स की साइज 90% वॉल्यूम को कवर करता है सेल का, ठीक है। और जब 90% वॉल्यूम कवर करेगा वैक्यूल्स, तो रेस्ट जो पार्ट है, रेस्ट जो एरिया है, वहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ इस केस में भी आपको देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल साइड में शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज की ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शिफ्ट हो रहा है पेरिफेरल साइड में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये शिफ्ट हो रहा है पेरिफेरल साइड में। ग्लैंड सेल्स में आपको बताया कि ये बेस में होते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है आपका क्यूबाइडल सेल्स का। क्यूबाइडल सेल्स में आपको जो है न्यूक्लियस सेंटर में मिलेगा, आपको कहाँ पे मिलेगा, सेंटर में मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि सेल टू सेल जो है वो न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, वेरी होगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि न्यूक्लियस की पोजीशन अगर किसी पर्टिकुलर सेल्स में फिक्स है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपको साइटोस्केलेटन बताया था तो उसमें लास्ट जो टाइप बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जब मैंने फंक्शन बताया था तो बताया था आपको कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है सेल ऑर्गेनल्स, लाइक आपका न्यूक्लियस भी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, और इसकी भी पोजीशन को कौन डिसाइड करेगा, साइटोस्केलेटन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने डिटेल बता दिया पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। देन आफ्टर आप आते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस में आपको बता दूं कि ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस में यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, सेल टू सेल जो है आपका फॉर्म जो है न्यूक्लियस का वो चेंज मिलेगा। जैसे आप स्क्वैमस सेल्स ले लो, आप स्क्वैमस सेल्स में न्यूक्लियस जो है फ्लैटेंड मिलेगा आपको, ठीक है। क्यूबाइडल सेल्स में आपको न्यूक्लियस राउंडेड शेप का मिलेगा। और जब आप कॉलमुलर सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस का जो फॉर्म और उसका शेप होगा वो ओवल शेप होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये एग्जाम्पल्स अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन में आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। और आपको बता दूं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस भी क्या है, वेरिएबल है, ये भी सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है। स्पीसीज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करेगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप हैप्लॉइड सेल्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स में इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू पॉलीपोलाइडी सेल्स। आप देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है पॉलीपोलाइडी सेल्स, पॉलीपोलाइडी सेल्स। पॉलीपोलाइडी सेल्स में न्यूक्लियस की साइज लार्ज होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का कंटेंट्स या ओवरऑल जो न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको न्यूक्लियस की साइज ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने एक जनरल साइज बताई है कि जब आप डायमीटर के अकॉर्डिंग इन जनरल आप यूकैरियोटिक सेल्स में डायमीटर मेजर करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 5 to 25 माइक्रोमीटर डायमीटर मिलेगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं आपको, जब आप न्यूक्लियस को इन जनरल आप डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में तो इसका डायमीटर जो है 5 to 25 माइक्रोमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है न्यूक्लियस से रिलेटेड। मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, मैंने आपको इनके डिस्कवरी के बारे में बताया, देन आफ्टर मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस बताया। अब हम बात करेंगे कि सेल के डिफरेंट स्टेज होते हैं, सेल के डिफरेंट स्टेज के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर या उसके कंपोनेंट्स में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि सेल के डिफरेंट स्टेज हैं, उन स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन, उनके कंपोनेंट्स का कंपोजिशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज होता है, ठीक है।
मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सेल के स्टेजेस के बिहार पे न्यूक्लियस की कंपोजिशंस को आप डिफाइन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स का नेम भी डिफरेंट तरीके से मेंशन करते हैं आप, ठीक है, डिफरेंट मैनर में आप उसको मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल के स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। सेल के 2 स्टेज मेन हैं, आपके सामने मैंने बना रखा फ्लो चार्ट। सेल साइकिल एक्चुअली में क्या हुआ है, एक पूरे सेल का कंप्लीट जो है स्टेजेस को मेंशन करता है और इसमें जो है 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरफेज स्टेज, सेकेंड जो है फेज वो है एम फेज, ठीक है। सेकेंड जो फेज है वो क्या है, एम फेज। इंटरफेज एक्चुअली में नॉन डिवाइडिंग स्टेज बोलते हैं इसको, या नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, बिकॉज इसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और सेल का डिवीजन नहीं होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड होने के लिए, ठीक है। सेल जो है इंटरफेज स्टेज में क्या करता है, प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि किसी का भी अगर मैरिज हो रहा है तो मैरिज से पहले बिफोर मैरिज क्या होता है, आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन मीन्स कि आप शॉपिंग करेंगे, आप बहुत सारा मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि जब सेल डिवाइड होता है, सेल एक्चुअली में डिवाइड कब होते हैं, एम फेज में डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने से पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और प्रिपरेशन वाले स्टेज को आप क्या बोलते हैं, इंटरफेज स्टेज, ठीक है। इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है, इंटरफेज स्टेज में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में है, लूज एक्सटेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। लूज एक्सटेंडेड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क के फॉर्म में है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स। अगर आपको रफली इसको बताना हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका क्रोमेटिन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह आपको दिखेंगे और इसी के अंदर आपको डीएनए और प्रोटीन्स मिलने वाले हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा, ये आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। डीएनए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे। तो ये क्या है, आपका क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन आप देखिए ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है, क्रोमेटिन्स का कंडेंस फॉर्म होता है। क्रोमेटिन्स का कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम्स, और ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये थिक दिख रहा है, आपको शॉर्ट दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है, ये थिक और शॉर्ट दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि क्रोमेटिन्स क्या हो गया है, कंडेंस हो गया है। क्या हो गया, क्रोमेटिन्स कंडेंस हो गया और देन फॉर्म हो गया है क्या, आपका क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम कब आप बोलेंगे, एम फेज में आप बोलेंगे। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरे सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में यूज होने वाला है ये, ठीक है। इवन आपका यूनिट ऑफ लाइफ में यूज हो रहा है अभी करंट में, ठीक है। अच्छा, ये जो थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये शॉर्ट थिक है, ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। जब भी क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है तो मूवमेंट इजीली तभी हो सकता है जब शॉर्ट हो जाए और थिक हो जाए, तब उसका मूवमेंट इजीली हो सकता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ जो है एलोंगेटेड फॉर्म में है, नेटवर्क के फॉर्म में, थ्रेड के फॉर्म में, तो उसका मूवमेंट जो है वो टफ होगा, ठीक है। उसके मूवमेंट्स में उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। बट कोई भी चीज़ जब शॉर्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो उसका मूवमेंट इजीली पॉसिबल है, ठीक है। वो कोई किसी भी टाइप का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा और इजीली अपनी पोजीशन को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि क्रोमोसोम जो है वो इजीली मूव करता है और मूवमेंट एक्चुअली में कब होता है, डिवाइड होने के टाइम पे। जब सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। और ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन्स का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट ये क्रोमेटिन्स जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगे, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस पे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आप कंपोनेंट्स भी न्यूक्लियस का पढ़ने वाले हैं। आपके सामने वाइट बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है सेल का, और इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स। मैंने यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर रखा है, ये देखिए आप,
ये जो है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो लेयर दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, और दोनों के बीच जो स्पेस है वो क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये स्पेस जो है 10 to 50 नैनोमीटर का है। ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पेस का लिखा है मैंने 10 to 50 नैनोमीटर। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेस पे जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे एक्चुअली क्या फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियर पोर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपको बता दूं कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स कुछ प्लेस पे क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, और फ्यूज करने के बाद से वहाँ पे न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियर पोर जो है एक न्यूक्लियस के अंदर 1000 to 10,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर 1000 से 10,000 ये हो सकते हैं। और इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है, आप देखिए ध्यान से कि यहाँ से जो न्यूक्लियर पोर है ये क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन्स को इन टू आउट और आउट टू इन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि आरएनए मॉलिक्यूल्स एज वेल एज प्रोटीन्स जो हैं ये न्यूक्लियर पोर से ट्रांसफ़र होंगे, आउट से इन आर इन टू आउट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफ़र होंगे, और ये जो आरएनए और प्रोटीन्स है इनकी साइज़ जो होती है वो अदर मॉलिक्यूल से ज़्यादा बड़ी होती है। सो दैट इसके लिए सेपरेट जो है नेचर ने न्यूक्लियस के अंदर जो है पोर्स बनाए हैं, ताकि ईजिली जो है आरएनए, प्रोटीन्स या अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो सकें, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर पोर का सिग्निफिकेंस हो गया। मैं आगे फिर से इसको एक बार कनेक्ट करूंगा न्यूक्लियोलस टॉपिक से, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं। मेम्ब्रेन आपका फर्स्ट कंपोनेंट था, सेकेंड जो कंपोनेंट है वो सेकेंड कंपोनेंट्स पे सेकेंड कंपोनेंट आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का सेकेंड नेम क्या है, कैरियोलिम्फ, ठीक है। और एनसीईआरटी ने न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली लर्न करना है। ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है टोटल, जो जिसको मेम्ब्रेन ने इंक्लोज कर रखा है, वो टोटल इन्वायरमेंट आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। और आपको बता दूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा क्रोमेटिन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो ये कंपोनेंट्स को मैं थोड़ा डिटेल बता दूं आपको। क्रोमेटिन जो हैं ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के फाइबर हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के फाइबर है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि सेल के इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, इलोंगेटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं। और क्रोमेटिन्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे क्रोमेटिन्स को तो आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे। और मैंने यहाँ कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट जो पार्ट है मैंने यहाँ लिखा है हेट्रोक्रोमेटिन्स, और सेकंड आपका क्या है, यूक्रोमेटिन्स। हेट्रो जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका हेट्रोक्रोमेटिन्स वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। हेट्रोक्रोमेटिन्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यूक्रोमेटिन्स एक्टिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। मेटाबॉलिकली का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में ये इन्वॉल्व होंगे, और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है आगे के चैप्टर्स में आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी सिंपली ये जानना है कि हेट्रोक्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। और जो यूक्रोमेटिन्स है ट्रांसक्रिप्शनली या आप मेटाबॉलिकली बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आप जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे क्रोमेटिन्स को, एक्चुअली क्या है कि पहले तो आप पूरे न्यूक्लियस को बेसिक डाई से, जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि बेसिक डाई यूज़ करेंगे न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए। और जब बेसिक डाई का यूज़ करते हैं तो आपको क्रोमेटिन जो है दिखेगा, ठीक है। और क्रोमेटिन्स में आपको जो डार्क शेडेड एरिया होंगे वो हेट्रोक्रोमेटिन्स होंगे, और जो लाइट शेडेड एरिया होंगे वो एक्चुअली में क्या होंगे, यूक्रोमेटिन्स होंगे, ठीक है।
एक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की वो ये है कि बेसिक डाई का यूज़ करने के बाद से जो क्रोमेटिन जो नेम दिया वो किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। फ्लेमिंग ने बेसिक डाई जब यूज़ किया तो उसके बाद से क्रोमेटिन्स को ऑब्जर्व किया और क्रोमेटिन्स का जो क्रोमेटिन नेम है वो फ्लेमिंग ने दिया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं कॉम्पोजिशंस पे। क्रोमेटिन्स का कॉम्पोजिशन क्या है ये भी नोट कर लो आप। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि क्रोमेटिन्स में डीएनए आपको मिलेंगे, स्पेशली आपको लीनियर डीएनए मिलेगा, लीनियर डीएनए, देन आफ्टर हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, देन आफ्टर आपको आरएनए मिलने वाला है। ठीक है, बट आरएनए का अमाउंट लिटिल अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्रोमेटिन हो गया। और यही क्रोमेटिन जो है जब सेल के एम फेज में जाता है तो क्रोमेटिन्स कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स में एक्चुअली क्या होते हैं, वो कंडेंस फॉर्म होंगे, उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट लाइंस थे। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम न्यूक्लियोलस पे आते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये मेम्ब्रेनलेस पार्ट होता है, ये इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती एक्चुअली में। जो ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस जो है डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यू हो जाता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस है। और देन उसके बाहर जो एनवायरनमेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कॉम्पोजिशंस में। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के कॉम्पोजिशन में ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये वो प्लेस है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस का मैंने फंक्शन बताया। फिर आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोलस के जो है नंबर्स जो है ये भी वैरी करते हैं। न्यूक्लियोलस जो है इनके नंबर भी वैरी करते हैं, इनका साइज भी वैरी करता है सेल टू सेल। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे नंबर भी इनके ज़्यादा होंगे और इनकी साइज भी बड़ी होगी। ठीक है, कोई भी सेल के अंदर अगर ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियोलस वो बढ़ जाएंगे। ये 1 to 4 जो है इनके नंबर वेरिएबल हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और न्यूक्लियोलस की साइज भी इंक्रीज हो सकती है और ये डिपेंड करेगा किस पे, उस सेल की एक्टिविटी पे। ठीक है, तो ये मैंने न्यूक्लियोलस के बारे में आपको बताया। न्यूक्लियोलस में एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको कि न्यूक्लियोलस जो है इसकी पोजीशन जो होती है वो क्रोमोसोम्स से कंपेयर करके डिफाइन करते हैं। क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के अराउंड आर पैरेलल सिचुएटेड होते हैं न्यूक्लियोलस। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं क्रोमोसोम टॉपिक जब आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो वहाँ पर एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगा। वैसे अभी एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, वो ये है कि न्यूक्लियोलस जो है इसकी पोजीशन जो है जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को बताना होगा। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके पैरेलल इसकी पोजीशंस होती है। ठीक है, तो ये पोजीशंस की बात हो गई। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं या कनेक्ट कर दूं। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर पोर्स जो है, न्यूक्लियर पोर्स से क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स जो है वो इन टू आउट और आउट टू इन मूव करते हैं। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या सिंथेसाइज हो रहा है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए जब सिंथेसाइज होगा, ठीक है, या न्यूक्लियोप्लाज्म में भी बहुत सारे आरएनए सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो सेल से बाहर जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होगा और अदर जो आरएनए हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म एरिया है, यहाँ पे एमआरएनए, ठीक है, देन आपका टीआरएनए सिंथेसाइज होगा और अकॉर्डिंग टू नीड ये ट्रांसफर होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी जस्ट आपने बताया कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे,
और राइबोसोमल आरएनएस जो है वो प्रोटीन के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोटीन जो है वो मूव कहाँ से करेगा, वो साइटोप्लाज्म से मूव होकर वो यहाँ पे जाएगा और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स दोनों मिलके क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स। और देन जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे थ्रू न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, थ्रू द न्यूक्लियर पोर। क्या आएंगे बाहर, राइबोसोमल सब यूनिट। ये किससे फॉर्म हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से फॉर्म हुआ है, एज वेल एज इसको क्या चाहिए था, प्रोटीन। और ये दोनों चीजें कहाँ पे रिक्वायर्ड है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। और इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोटीन कहाँ से जा रहा है, साइटोप्लाज्म से मूव करके जा रहा है। दोनों कंबाइन हो रहे हैं और राइबोसोमल सब यूनिट्स फॉर्म हो रहा है और राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ से मूव करके बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको कनेक्ट कर दिया, किससे, मैंने कनेक्ट कर दिया न्यूक्लियर पोर को आरएनए से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर या डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, करते हैं, जैसे कि आप जब मैमेलियन आरबीसीज की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप इरिथ्रोसाइट्स की जब बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट की जब बात करेंगे, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स दैट मीन्स आरबीसीज की जब बात करेंगे, मैमेलियन आरबीसीज, तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में जो है आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और न्यूक्लियस भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। मेरे कहने का मीनिंग जो है वो ये है कि कुछ ऐसे भी सेल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, और वो एग्जाम्पल क्या है आपका, एरिथ्रोसाइट्स, जिसको आप आरबीसीज बोलते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट था वो डिसअपीयर वाला, वो समझिए आप। यहाँ पे डिसअपीयरेंस का क्या मतलब है, जब सेल के स्टेजेस चेंज होते हैं। अभी आज के लेक्चर में मैंने बताया कि सेल के दो स्टेज हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, जब सेल एम फेज में मूव करता है, ठीक है, एम फेज में जाएगा तो उस टाइम पे भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। उस समय क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, डिसअपीयरेंस और डिसइंटीग्रेशन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि सेल के स्टेज के बिहाफ पर वो मेम्ब्रेन कंसिस्ट होगा या नहीं होगा, डिटेन होगा या नहीं होगा। नीड है तो फॉर्म होगा मेम्ब्रेन, नीड नहीं है तो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स का मैंने बताया कि एरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है कि ये कंप्लीटली डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आपको फर्दर मैं क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको प्रिपेयर करिए, इसको नोट करिए, इससे रिलेटेड डाउट आप पूछिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।